नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और जी तौर मेहनत कर रहे होंगे। लगातार आपका जो टेस्ट है वो संचालित हो रही है और आपके एग्जामिनेशन भी काफ़ी करीब होती चली जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में आप सबको धैर्य रखना है, रिवीजन करना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आपने जितना पढ़ा है वो टू मच सफिशिएंट है और उन सभी पढ़े हुए चीज़ों को एक बार सिलसिलेवार तरीके से रिवाइज करें, लाइन बाय लाइन उसको देखते चलें और जिस जगह पे कन्फ्यूजन होता है उसे मार्क करें और उसे दोबारा तिबारा पढ़कर समझने का प्रयास करें। ठीक है, मुझे लगता है कि अंतिम समय की यही सबसे बेस्ट रणनीति होती है। और अपने स्वयं पर भरोसा करें, अननेसेसरी चीज़ों पर अपना समय बर्बाद मत करें, भटके नहीं, स्ट्रेस नहीं लें, थोड़ा उचित नींद भी लेने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा रात भर जगते हैं तो उससे स्वास्थ्य पर भी कहीं न कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। और कई बार एग्जामिनेशन में ये देखने को मिला है कि ये लंबे समय तक जगे रहने का दुष्प्रभाव होता है कि जो चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में हैं भी वो भी एग्जामिनेशन के समय आप कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं और आसान प्रश्न पर भी गलतियां कर देते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, सतर्क रहें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। अपने खुद पर विश्वास रखें, अपने मेहनत पर विश्वास रखें। आइए आज हम चर्चा करते हैं टेस्ट नंबर 33 के प्रश्नों पर। देखिए क्या है हमारा पहला प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है, इंसुलेशन हटाने के लिए सकड़ा जगह है जहां बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्पेस है, जगह ही नहीं है, वहां पर आप कोई भी बहुत मोटे चीज़ों को पहुंचा नहीं सकते हैं, वहां अटैच नहीं कर सकते हैं। तो वैसे जगह पे कौन सा प्लायर साथियों? वहां आप सबको याद रखना है, हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं, साइड कटिंग का इस्तेमाल होता है बाहरी सिरे को। किसको साथियों? साइड कटिंग, मतलब किनारे वाले भाग को काटने के लिए होता है, आउटर स्कर्ट्स को। फिर स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल जो है उसके माध्यम से हम स्क्रू को कसते और खोलते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर सारा काम करता है, मोड़ना, मरोड़ना, काटना सब कुछ करता है। मेरा राउंड नोज प्लायर इज़ द करेक्ट आंसर साथियों। ये राउंड नोज प्लायर जो होती है उसकी नोज का फ्रंट का पोर्शन थोड़ा गोल जैसा होता है और लेंथ इसकी क्या होती है, आगे की भाग लंबी सी नुकीली सी निकली हुई रहती हैं। मेरा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और जितने भी प्लायर्स हैं सब आपके क्या होते हैं साथियों? कार्बन स्टील से बने होते हैं, यूं समझ लें। तो साथियों इसकी साइज लगभग 120 mm से लेकर के आपके 200 mm तक हुआ करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो सिंबल दिख रहा है वो किसका है साथियों? ये सिंबल जेनॉन फ्लैश लैंप का है। किसका है? जेनॉन फ्लैश लैंप का है। आइए मैं अन्य सिंबल भी आपको बता देता हूँ। अगर कभी इस तरह का सिंबल रहे, इस तरह का सिंबल रहे तो ये मेरा किसका है? ये नियॉन लैंप का है। किसका है साथियों? ये सिंबल नियॉन लैंप का है। ठीक है, दूसरा आ जाइए आपका साथियों, इस तरह का सिंबल अगर है ऐसा ऐसा और यहाँ बीच में कटिंग है तो जानते हैं ये क्या है? ये आपका डिस्चार्ज लैंप है, विसर्जन लैंप है। क्या है साथियों? ये डिस्चार्ज लैंप है, विसर्जन लैंप है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर फ्लोरेसेंट का सिंबल कैसा होगा? तो देख लीजिए मेरे विद्यार्थियों, फ्लोरेसेंट का सिंबल बिल्कुल इस तरीके से आपका रहेगा और इसमें संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ और यहाँ आपका ये ऐसे आके ऐसे ऐसे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे आके ऐसे मिलेगा। ये दोनों को ऐसे मिला दिए, अब फिर जा कर के इसको भी निकाल दिए, इसको भी निकाल दिए, इसको भी निकाल दिए, इसको भी निकाल दिए, यहाँ पर ऐसा। ये सिंबल है साथियों आपके फ्लोरोसेंट लैंप का। किसका सिंबल है ये? फ्लोरोसेंट लैंप का सिंबल है। तो मेरे पास जो सही उत्तर है वो क्या हो गया? जेनॉन फ्लैश लैंप हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कहता है, डैश रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम है विद्यार्थियों। G = 1/R होता है। यहाँ G आपकी क्या है साथियों? कंडक्टेंस है, जिसका यूनिट होता है महो या साइमन ने इसे खोजा था तो हम S से सूचित करते हैं। जवाब मेरा B हो गया। ठीक है, इम्पीडेंस Z से सूचित करते हैं, Z।
1 बाय एडमिटेंस होती है, ओम इसका यूनिट हो जाता है। इंडक्टेंस इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, एल से सूचित किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है। और कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम क्या होता है, इलास्टेंस, क्या होता है, 1 बाय सी आपकी इलास्टेंस होती है साथियों, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए हमारा उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा 1 वोल्ट किसके बराबर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोल्टेज बराबर होता है वर्क बाय चार्ज। क्या होता है साहब, वर्क बाय चार्ज होता है। वर्क को जूल और चार्ज को कूलम में व्यक्त करते हैं, तो 1 वोल्ट इक्वल टू हो गया 1 जूल प्रति कूलम। राइट आंसर आपका है 1 जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 20 ओम यहाँ पर है, वाट बाय मिस्टेक यहाँ आ गया है। 2 किलो वोल्ट के विद्युत हीटर की वोल्टेज का पतन बता दीजिए। साथियों अगर आप बात कर रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप, इसके लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा। समझ गए साथियों। तो आइए जरा करंट निकालने से अच्छा है कि हम सप्लाई वोल्टेज का मान को कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ भी डाटा थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ 2 किलो वाट होना चाहिए, वोल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में पावर आपका 2 किलोवाट मतलब आपका 2000 वाट मिल गया है, और आपकी रजिस्टर क्या मिल गई है, 20 ओम मिल गई है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ से वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, आपको मैं बता दूं, मेरे पावर का रिलेशन होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आप साथियों V स्क्वायर करेंगे तो आपका P इंटू आर हो गया, और V करेंगे तो अंडर रूट P आर हो जाएगा। डाटा को रख दीजिए साथियों, और मुझे कैलकुलेट करके आंसर बता दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसके आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। क्या है ना, पावर के बदले में 2000 लिख दिया और रजिस्टर मैंने 20 लिख दिया। आफ्टर सॉल्विंग आपका 200 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, देखना है कि क्या क्या डाटा दिया है और कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जिसे निकालनी है उसका दिए गए डाटा से क्या संबंध है, दोनों को वेरीफाई कर लीजिए, और तब जाकर के साथियों आप आगे कैलकुलेट करने का काम करिए। आइए, निम्नलिखित में किस कनेक्शन में प्रतिरोध के सभी पहले टर्मिनल सभी दूसरे से जुड़े होते हैं। बड़ा अच्छा कनेक्शन है विद्यार्थी जी, आप सबको याद होगा ये कनेक्शन हमारा क्या है, तो सबका पहला सबके पहले से और सबका दूसरा सबके दूसरे से, ये पहला 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 टर्मिनल है, ये आपका दूसरा 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 टर्मिनल है। तो सबका फर्स्ट एक साथ, सबका सेकेंड एक साथ, इसे पैरेलल कहते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में याद रखिएगा साथियों, आपकी पोलरिटी क्या होती है, आपकी पोलरिटी सेम रहती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा वोल्टेज साथियों सेम रहता है। क्या होता है, पोलरिटी सेम रहती है तो हमारा वोल्टेज सेम रहता है। ये बातें हमेशा के लिए याद रख लीजिए। और जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ करंट आपकी क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। और मेरे विद्वानों, पैरेलल यदि प्रतिरोध का करते हैं, क्या करते हैं साथियों, प्रतिरोध का समांतर संयोजन, क्या करते हैं, प्रतिरोध का समांतर संयोजन यदि करते हैं, तो मेरे विद्यार्थियों याद रखना, प्रतिरोध का समांतर संयोजन करने पर आर का मान घटता है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। यानी स्पष्ट है, सच टाइप ऑफ कनेक्शन आपकी समांतर होती हैं। डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता, स्टार में न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी धारा सेम और वोल्टेज अलग होती हैं, और सीरीज में रेजिस्टेंस का मान सदैव बढ़ता है। विद्यार्थी जी कह रहा है कि 200 वोल्ट के लाइन से जुड़े 40 वाट के एक बल्ब को जलाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁹ है। मुझे बताइए
कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं P बराबर भी आई होता है। I बराबर क्या करिएगा भाई साहब, P बटे भी। तो आपका P कितना है 40 है, भी कितना है 200 है, यानी 1/5 एम्पियर आपका क्या निकल गया, करंट निकल गया, कोई इसमें शक नहीं है। और जब ये निकल गया तो Q बराबर आप जानते हैं IT होता है, ये भी बिल्कुल आपको पता है। अब मुझे ज़रा सा बता दीजिए कि मेरे पास RT का मान कितना है आपका, सपोज टू बी दैट 1 सेकेंड। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस यहाँ स्पष्ट लिखा है प्रति सेकेंड, तो Q बराबर क्या लिखिएगा 1/5 इंटू 1, दैट बिकम्स 1/5 आपका कूलम्ब, है कि नहीं है। और Q का मान आप N इंटू E लिखते हैं, यहाँ से N क्या हो जाएगा, यहाँ से N Q बटा E हो जाएगा। तो 1/5 Q के बदले लिखिए अब बटे क्या कर दीजिए 1.6 इंटू 10 के पावर कितना विद्यार्थी जी -19। अब इसको हल कर लीजिए, जो Q का मान है उसको लिख दिए और नीचे आपने डिवीजन कर दिया। तो सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.6 को डिवाइड करना है आपका 1/5 इंटू 1, तो ये ऊपर आपका चला गया, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1.25 इंटू 10 के पावर 18। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन विद्यार्थी जी, बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं 1 HP जो होती है वह आपकी 746 वाट के बराबर होती है। आपको 1 मीट्रिक HP की बात की जाए तो ये आपका क्या होता है 735.5 वाट होता है। हाउ मच इट बिकम्स 735.5 वाट। ओके डियर फ्रेंड, अब मुझे आप बताइए कि अगर हम 1 किलोवाट के कंसिडरेशन में ले लें तो कितना मान हो जाएगा। अगर ब्रिटिश में लेते हैं तो 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP होता है। कहाँ पर साथियों, आपके ब्रिटिश में, कहाँ पर, आपके ब्रिटिश पद्धति में ये होता है। और 1 किलोवाट बराबर 1.36 HP होता है। किसमें, तो आपका साथियों ये 746 वाले में 1.34 होता है, अब मीट्रिक में 1.36 होता है। तो आपके क्वेश्चन में कौन मैच कर रहा है, आपके क्वेश्चन में जो है ब्रिटिश पद्धति का मैच कर रहा है। तो हम 1.34 लेकर के आंसर को आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका 1.36 रहता तो उसी को लेके चलते, उसमें कोई शक नहीं है। ओके, चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। इसको कुछ नहीं करना है, 1 HP बराबर इतना हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका 1000 को 1000 वाट आपका हुआ ना 1 किलोवाट में जी। तो जब आपका क्या हो रहा है 1 किलोवाट का मान आपको निकालना है, तो 1 HP हो रहा है 746, तो 1000 वाट कितने में हो जाएगा। तो 1000 वाट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैल्यू निकल जाएगा, है कि नहीं है। समझे कि नहीं, 746 वाट बराबर 1 HP, तो 1000 वाट बराबर कितना HP बनेगा कि नहीं बनेगा, वही तो हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा जो एडी करंट उत्पन्न होती हैं वो किस चीज़ में, कहाँ पर क्या नुकसान पैदा करती हैं। आप जान ही रहे हैं कि एडी करंट जो उत्पन्न होगा वो हमारे आर्मेचर के हिस्से में बेसिक रूप से, मुख्य रूप से उत्पन्न होगा। कहाँ पर उत्पन्न होगा, मेरे आर्मेचर के हिस्से में मुख्य रूप से उत्पन्न होगा। और जब मेरे आर्मेचर के हिस्से में उत्पन्न होगा तो नेचुरल सी बात है यह मोटर में उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सबसे ज़्यादा हीट कौन उत्पन्न करता है, समझे कि नहीं, सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है, आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है कॉपर लॉस। ये हीट के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जा कर के आपका दूसरे नंबर पर होता है हिस्टेरेसिस लॉस। समझ गया कि नहीं, जो हिस्टेरेसिस लॉस है, रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वह भी आपका हीट उत्पन्न करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आपकी एडी करंट का उतना ज़्यादा रोल नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ दिस। और बेसिक कंसेप्ट आप ये जान लीजिए कि हम लोग बचने का भी तो बहुत व्यवस्था करके रखते हैं ना जी। हम लोग कैसा कर रहे हैं, हम लोग लेमिनेटेड, कैसा साथियों, हम लोग लेमिनेटेड कोर का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी एडी करंट लॉसेस क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। और लेमिनेशन की थिकनेस
0.35 mm से 0.5 mm के बीच हम लोग रखते हैं। ठीक है, 0.5 25 हर्ट्ज के लिए, 0.35 आपका पावर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज किया जाता है। चलिए विद्यार्थी जी, कह रहा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्ट करने के लिए, भाई साहब स्लिप रिंग में रोटर, रजिस्टर, स्टार्टर से ही काम चल जाता है। ये तीनों का प्रयोग हम लोग जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कहाँ करते हैं? इस सब का प्रयोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं, और इसके करने से आपकी पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाती है, आपका स्पीड कंट्रोल हो जाता है, साथ ही साथ आपका क्या होता है तो स्टार्टिंग टॉर्क आपकी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, हमारे स्टार्टिंग करंट के लिमिटेशन की भी स्थिति प्राप्त होती है। ये सारे फायदे जब एक ही चीज़ से हो जाएं तो बहुत आराम से हम इसी का यूज करेंगे। और इसमें स्लिप रिंग रहती हैं 3, जिससे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। कहने का सीधा मतलब है विद्यार्थी जी कि सिर्फ आप स्टार्टिंग तक इसका यूज करते हैं, जैसे स्टार्टिंग का काम कंप्लीट हो गया तुरंत आपकी क्या होती हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से इसका संपर्क टूट जाता है। नहीं तो यदि जुड़ा रहेगा आपका रजिस्टर तो आपकी क्या होगी, कॉपर की लॉसेस बढ़ जाएंगी। चलिए विद्यार्थी जी, सीटी का उपयोग करते हैं तो भाई साहब सीटी जो होता है वो आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है उच्च धारा के मापन में। किसके लिए साथियों? उच्च धारा मापन हेतु इसका प्रयोग होता है। यह एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कैसा है? स्टेप अप है साथियों। इसका जो सेकेंडरी है, इसके सेकेंडरी में 0 से 5 एम्पियर का अमीटर जोड़ा जाता है, जिससे हमें सेकेंडरी का धारा मिल जाए। समझ गए ना? क्या होता है आपका 0 से 5 एम्पियर का अमीटर इसके सेकेंडरी में साथियों जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप याद रख लीजिएगा कि सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। कभी भी साथियों सेकेंडरी ओपन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इसको दिमाग में हमेशा के लिए रख लीजिएगा। राइट आंसर इज स्टेप अप। स्टेप डाउन के कंसीडरेशन में आपकी वोल्टेज ट्रांसफार्मर पीटी होती हैं, जो उच्च वोल्टेज को मापती है। और इसके प्राइमरी में साथियों नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम होते हैं। रेशियो 1:5 का होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न का। ओके डियर फ्रेंड, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ऑपरेशन के दौरान डीसी शंट का फील्ड ओपन हो जाए तो गति पर क्या प्रभाव होगी? यदि डीसी शंट का फील्ड ओपन हो जाता है तो आईएफ आपकी 0 हो जाएगी। आईएफ 0 हो जाएगी तो फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा विद्वानों? 0 हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि हमारे डीसी मशीन में नॉर्मली जो शंट मशीन है, शंट में आपका क्या होता है, शंट में हमारी फ्लक्स लगभग कांस्टेंट मानी जाती है। जो सच्चाई है क्या होती है, फ्लक्स कांस्टेंट मानी जाती है। लेकिन जब ये सिचुएशन बन जाए तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस आपका फ्लक्स हो गया 0 और हमारी स्पीड फ्लक्स का व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी मोटर साथियों खतरनाक गति को, काफ़ी हाई स्पीड को साथियों प्राप्त कर लेगी। इसमें कोई शक नहीं है। ये एक हैक्टिक सिचुएशन होगा जिससे संभालना हमारे लिए संभव नहीं होगा। साथियों सीरीज जनरेटर आम तौर पर उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि इसके टर्मिनल वोल्टेज में काफ़ी परिवर्तन होता है। लोड के परिवर्तन के साथ इसका टर्मिनल वोल्टेज बदल जाता है। यह जो है आपका साथियों वेरिएबल आउटपुट वाली स्थिति बन जाती है। कांस्टेंट वोल्टेज यह हमें प्रदान नहीं करती है। क्या करती है साथियों? कांस्टेंट वोल्टेज हमें प्रदान नहीं करती हैं। ये इसका डिमेरिट है। कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम लोग डीसी शंट मोटर जनरेटर का यूज़ करते हैं। और अगर अचानक भार का वेरिएशन हो और उससे आप प्रभावित नहीं होना चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन के लिए हमारी डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर वो ज़्यादा सुटेबल और ज़्यादा अप्रोचेबल मानी जाती है। आइए विद्यार्थियों हम यहाँ उत्तर ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है डीसी जनरेटर में चुंबकीय और मैकेनिकल लॉसेस, मैग्नेटिक और आपकी मैकेनिकल लॉसेस, तो मैग्नेटिक लॉसेस को ही ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज आयरन लॉस। समझ गए? तो आपको मैं बता दूं विद्यार्थी जी कि हमारा जो प्रकीर्ण का मतलब है रोटेशनल लॉसेस, कोर लॉसेस। कोर तो आपका क्लियर हो गया कि भाई पीएच और पी है, पीआई है।
हिस्टैसिस और एडी करंट का सम आपका क्या होता है, पीएच प्लस पीआई, या तो आपका कोर ही होता है। कोर के साथ किसको जोड़ रहे हैं, मैकेनिकल को जोड़ रहे हैं। तो जब कोर के साथ मैकेनिकल को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप सबको मैं बता दूं, कोर के साथ जब मैकेनिकल को जोड़िएगा तो उसे एस्ट्रे लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एस्ट्रे लॉस कहते हैं। एस्ट्रे लॉस इक्वल टू होता है आपका साथियों आयरन लॉस प्लस आपका हो जाता है मैकेनिकल लॉस। कैसा लॉस, यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस के अंदर आपका आता है साथियों फ्रिक्शन एंड विंडेज। कौन सा साथियों, बियरिंग फ्रिक्शन प्लस आपका वायु फ्रिक्शन, विंडेज लॉस, ये दोनों इसके अधीन आता है। यानी दिए गए प्रश्न का मैंने समझाने के लिए कोर में यहाँ लिखा था, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका एस्ट्रे लॉसेस। कॉपर लॉस तो आप जान ही रहे हैं कि मेरा स्टेटर और रोटर की वाइंडिंग में होने वाले कॉपर का जो लॉस है यानी आई स्क्वायर आर का लॉस जो है वो आपकी क्या होती है, कॉपर लॉस होती है साथियों। ये आपके डीसी जनरेटर में होता है। रही बात यहाँ पर हमारी मैकेनिकल लॉसेस, तो मैंने कह ही दिया है कि फ्रिक्शन और विंडेज इसके अंदर स्वाभाविक रूप से कंसीडर्ड होता है। तो टोटल हानि जो होती है वह फिक्स वेरिएबल दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हो जाता है। कह रहा है कि केवल सिरों पर प्रदीपन हो रहा है, यानी आपका सिर्फ जो है ना ये दोनों भाग यहाँ रोशनी हो रहा है, बीच में पूरा अंधेरा है, काला है। ऐसा यदि है मेरे ट्यूब में तो इसका मतलब क्या होगा, ट्यूब में कहाँ खराबी होगी, इल्यूमिनेशन में, हमारे फ्लोरेसेंट लैंप में किस जगह पर गड़बड़ी होगी। आप ही लोग मुझे कुछ दिशा निर्देश दीजिए। प्रश्न बड़ा मज़ेदार है साथियों। स्पष्ट सा जवाब है कि आपका स्टार्टर कहीं न कहीं गड़बड़ हो गया है और फिर सुटेबल वोल्टेज जो डिस्चार्ज के लिए प्राप्त होनी चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए ये समस्याएं हमको झेलनी पड़ रही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाते? भाई साहब, यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर का प्रतिरूप है। इसको हम लोग सिंगल फेज एसी मोटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सिंगल फेज एसी मोटर के नाम से भी जानते हैं। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो लगाई जाती हैं आपके पोल सेक्शन में, पोल सू का जो ये अग्रभाग है यहाँ खांचा काट काट करके लगाई जाती है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है आपके आर्मेचर रिएक्शन को क्या करना साथियों, आपके आर्मेचर रिएक्शन को कम करना इसका उद्देश्य होता है, जो कि हमारे स्पार्किंग को, जो कि क्या करती है, हमारे स्पार्किंग को भी कंट्रोल करती हैं और आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को बिल्कुल मिनिमाइज करती है। वी आर गोइंग विथ राइट आंसर फॉर दिस। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए इसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए विद्यार्थी जी, भारत के घरों में सिंगल फेज एसी सप्लाई वोल्टेज जो हमें प्राप्त होता है वो हमेशा आरएमएस में होता है। आप जो सोचते हैं कि 230 वोल्ट एसी जो हम रिसीव कर रहे हैं डोमेस्टिक में, यह कौन सा वैल्यू है? आरएमएस मान है साथियों। और आप सब याद रख लेना, आरएमएस मान जो वोल्टेज का होता है मैक्सिमम बाय √2 होता है, और यदि मैक्सिमम हम निकालना चाहें तो वो भी आरएमएस गुना √2 होता है। जीवन भर के लिए याद रखिए, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, फिर आरएमएस होती है, और सबसे छोटी कौन होती है? आपकी एवरेज होती है। सबसे छोटी कौन होती है? एवरेज होती है। चलिए विद्यार्थी जी, कौन सा ड्राई सेल में पोलराइजर के रूप में यूज होता है? मेरे ड्राई सेल में जो आपका साथियों मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2, किसका यूज करते हैं? MnO2 का प्रयोग हम लोग पोलराइजर के रूप में करते हैं। यानी विध्रुवक का इंग्लिश होता है साथियों डीपोलराइजर। क्या यूज होता है? डीपोलराइजर। तो ये जो आपकी डीपोलराइजर है ये ध्रुवन को क्या करती है? ध्रुवन की क्रिया को समाप्त करती है, ठीक है ना, ध्रुवन की क्रिया को रोकती है। अब ये ध्रुवन क्या है? तो आपके एनोड के चारों ओर ध्यान रखिएगा, हमारा जो एनोड है इस एनोड के चारों ओर साथियों, एनोड के चारों ओर किसका जमा हो जाना? आपके हाइड्रोजन का जमा होना। और जब एनोड के चारों ओर हाइड्रोजन जमा होती थी तो रेजिस्टेंस इंटरनल बढ़ता था, वोल्टेज का ड्रॉप अधिक होता था, आपकी आउटपुट क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। तो इस हाइड्रोजन के साथ मेरा मैग्नीज डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है तो इसे जल में बदल देता है और ये समस्या दूर हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा साथियों, ये हमारे शुष्क सेल में होने वाली एक परेशानी है। लगभग सभी सेलों में ये दिक्कत देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ड्राई सेल जो है ये रिचार्जेबल नहीं
नहीं होती हैं। इसके 1 साल का सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट के करीब होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट के करीब होता है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस मशीन की क्षमता सबसे अधिक है? दिए गए प्रश्न को अच्छे से सोचकर बता दीजिए कि साहब हमारा पावर ट्रांसफार्मर है। मेरे पावर ट्रांसफार्मर में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी फ्रिक्शनल लॉसेस क्या होती हैं? हमारी फ्रिक्शनल लॉसेस बिल्कुल यहाँ 0 होती हैं। कोई रोटेटरी पार्ट तो यहाँ होता नहीं, और जब रोटेटरी पार्ट यहाँ नहीं होता है तो इफ़िशियंसी हमारी 97 से 99% तक पहुँच जाती है। बाकी ये सभी मशीनें जो हैं इन सब में रोटेटरी पार्ट हैं। बाकी लॉसेस तो हो ही रहा है, ठीक है ना, बाकी लॉसेस तो हो ही रहा है। बट एक बात याद रख लीजिएगा, इस सभी की इफ़िशियंसी आपका 85 से 90 के आसपास जाती हैं। उससे ज़्यादा हो पाना संभव नॉर्मली नहीं होता है। इसीलिए हम उत्तर किसको लेंगे? ऑप्शन ए को लेंगे। चलिए विद्यार्थी जी अगला कह रहा, डीसी मोटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर गने होते हैं। साथियों हमारी जो फील्ड कॉइल बनी होती हैं वो प्रायः तांबे की बनी होती हैं। जब कभी भी हम चाहे आर्मेचर की वाइंडिंग हो या फील्ड की वाइंडिंग हो, वहाँ हम लोग कॉपर लेते हैं। हमारी कोशिश होती है सुपर इनामेल्ड कॉपर लेने की। ये जो सुपर इनामेल्ड कॉपर है ये लचीली और वार्निश की हुई कॉपर होती है। लचीले होने से आप बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों? बहुत ही अच्छे से वाइंडिंग को स्थापित कर सकते हैं, टाइट फिटिंग कर सकते हैं। कभी भी वायरिंग आपका लूज ना हो और वाइंडिंग आपका साथियों कभी भी लूज ना हो। समझ गए? ये दोनों बातों को याद रखिएगा। हमारा फेवरेट चॉइस है आपका कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये घर्षण से उत्पन्न होती है। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। साथियों थेल्स ने सबसे पहले इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दिया था, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि घर्षण से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वह साथियों बिल्कुल भी कमर्शियली यूज नहीं की जा सकती। याद रखिएगा, कमर्शियली यूज नहीं हो सकती हैं। यह सिर्फ बताती हैं कि चार्ज का सृजन हो रहा है। जैसे आप दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो उष्मा का सृजन होता है, उस उष्मा से रोटी नहीं पका सकते। ठीक वही बात यहाँ पर है कि जब जाड़े के मौसम में आप धूप में बैठते थे, बाल सूख जाती थी, कंघा करते थे और उस कंघे से कागज का छोटा छोटा टुकड़ा चिपक जाता था। यही एक्टिविटी आपकी क्या है साथियों? हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। एबोनाइट को बिल्ली के खाल पर रगड़ने से जो चार्ज का आदान प्रदान होता है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डियर फ्रेंड। शीशे के रड पर जब हम लोग रेशम के कपड़े को रखते और उतारते हैं तो वह भी रगड़ से जो उत्पन्न हो रहा है वह भी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का विकास जो होता है वह आपका स्वाभाविक रूप से हमारे डीसी जनरेटर के अलावा अल्टरनेटर इन सभी से होता है, जिसका कमर्शियल यूज हम बड़े ही आराम से करते हैं। साथियों गिलबर्ट जो है ये किसकी इकाई है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है गिलबर्ट किसकी इकाई है? जरा सा विद्वानों कमेंट करके बताइएगा, बड़ा आनंद आएगा जब आपका जवाब मुझे मिलेगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो गिलबर्ट है वह मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो एमएमएफ है हमारी, आप सब जानते हैं कि एमएमएफ का जो मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड है वह आपका होता है N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करेंट। इसका यूनिट हम लोग लेते हैं साथियों एम्पियर टर्न। तो हमारी सीजीएस में इसका यूनिट हो जाता है गिलबर्ट। क्या हो जाता है विद्वानों? आपका गिलबर्ट हो जाता है। आइए जब आप इस बात को जान चुके हैं तो एक छोटा सा रिलेशन आपको हम बता देते हैं। 1 गिलबर्ट बराबर कितना एम्पियर टर्न होगा जी? याद है किसी को? 1 गिलबर्ट बराबर हाउ मच एम्पियर टर्न? 0.7958 एम्पियर टर्न होता है। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कंडक्टिविटी से आपका परिचय है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यह आपके ईएमएफ, इसका यूनिट वोल्ट होता है। यही हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेवार होता है। कंडक्टिविटी के कारण ही तो करंट सर्कुलेट कर पाती है, बाकी रेजिस्टिविटी रोकने का काम करती है। चलिए नौजवान साथियों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पोलराइजेशन दोष जो होता है वो कहाँ होता है साथियों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि हम पोलराइजेशन से बचने के लिए किसका यूज करते हैं? डीपोलराइजर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? डीपोलराइजर का यूज करते हैं। तो सामान्य रूप से देखिए साथियों,
यह जो दोष होता है वह आपके वोल्टाइक सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो सिंपल वोल्टाइक सेल है वहाँ सबसे ज़्यादा होने की चांसेस होती हैं। और इस दोष में क्या हो रहा है, तो हमारे एनोड के चारों ओर, याद रखिएगा, एनोड के चारों ओर आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या होना साथियों, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का जमा हो जाना। क्या होना, हाइड्रोजन का जमा होना। और हाइड्रोजन के जमा होने से, ठीक है, वहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाती हैं, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, मेरे आउटपुट सेल की क्या होती हैं, एकदम मिनिमम हो जाती हैं, घट जाती हैं। वी आर गोइंग राइट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि सभी में होता है, बट जो जनरल दोष है, जो हमेशा होने वाला दोष है कि उसके बिना कोई उपाय नहीं है, वो आपका क्या है साथियों, सिंपल वोल्टाइक सेल है। अलेसांद्रो वोल्टा ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। ये बातें आप जानते हैं। 1.1 वोल्ट के आसपास क्या होती हैं, इसके एक सेल से हमें ईएमएफ प्राप्त होती हैं। ये सबसे पहला सेल था। साथियों, किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी में यूज होगा? विद्यार्थी जी, इंडक्शन टाइप का जो वाट मीटर है ये ओनली एसी को मापने का काम करेगा, ओनली एसी को। बाकी ये सब जो आपके हैं वह आपका क्या करता है साथियों, एसी डीसी दोनों को मापने में सक्षम होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए विद्यार्थी जी, उस विकल्प को चुने जो सैडेड पोल मोटर में पाया जाता है। विद्यार्थी, सैडेड पोल मोटर में पाया जाता है क्या? डाइवर्टर नहीं पाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं पाया जाता है, कैपेसिटर नहीं लगाते, रोटर जरूर होता है, तभी तो यह घूमता है और हमारी मोटर का काम करता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इसकी इफिशिएंसी 5 से 35% होती है मात्र इसकी दक्षता। ये बहुत ही कम पावर की बड़ी ही छोटी मोटर है साथियों। क्या है, बहुत कम पावर की बहुत छोटी मोटर है। इसका प्रयोग खिलौने में करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कार्यों में करते हैं। यहाँ पर हम लोग सैडिंग कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सैलियन पोल की अरेंजमेंट की जाती है और वो सैडिंग कॉइल कॉपर की छोटी सी पतली सी तार होती है जिसको पोल के स्ट्रक्चर में कटिंग करके तब लगाया जाता है। और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अनसैडेड से सैडेड की तरफ मूव करती है। किधर करती है? अनसैडेड से सैडेड की तरफ मूव करती है और तब जाके विद्यार्थी क्या होता है, हमारा रोटर घूम पाता है। ओके माय डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां डैश आवृत्ति की आवश्यकता होगी वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग होगा। साथियों, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है इसमें हम लोग ध्यान रखिएगा साथियों, कौन से क्रिस्टल का यूज करते हैं? किसी बच्चों को पता है? बिल्कुल सही जवाब है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज करते हैं। मैकेनिकल प्रेशर के कारण यह क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पदार्थ पर निर्माण करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा रेडियो में, माइक्रो प्रोसेसर में, सब में इसका यूज होता है। तो हम जवाब देंगे फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए साथियों? आपकी अस्थिर आवृत्ति के लिए इसका यूज होता है। और यहाँ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, कैसा साथियों, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज कर रहे हैं। और आप सबको मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल सप्लाई को प्रेशर के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है और उसके बिहाफ में इसकी संचालन होती है। तो वी आर गोइंग विथ राइट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन नंबर बी। अधिक वोल्टेज को ड्रॉप कराने वाली कौन सी डिवाइस है? ट्रायक है, डायक है, एससीआर है, यूजेटी है? किसमें वोल्टेज ज़्यादा खर्च होता है? तो जल्दी से जवाब दे दीजिए साथियों। जिसमें क्या होगी, साउटूथ जनरेटर के रूप में किसका यूज करते हैं? जल्दी बताइए, साउटूथ जनरेटर के रूप में किसका यूज करते हैं? हम लोग यूजेटी का यूज करते हैं। तो आपका यूजेटी में सबसे ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होगा, समझ गए। इसका पूरा नाम होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है साथियों? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यूनी जंक्शन का मतलब है कि एक ही इसमें पीएन जंक्शन होती है। क्या होती है? आपकी एक पीएन जंक्शन यहाँ पर फॉर्म करती है विद्यार्थी। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, मैं अभी बताने वाला हूँ उसके बारे में। इसके 3 टर्मिनल होते हैं। एक देख लीजिए आपका बेस 1, बेस 2, इधर आपकी क्या है साथियों, ये एमीटर है, ये बेस 2 है, ये आपका क्या है, बेस 1 है। ये हमारे यूजेटी का क्या होता है साथियों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। 3 टर्मिनल हो गए, आपने देख लिया। और इसकी चालकता नकारात्मक, एक तरफ चालकता नकारात्मक प्रतिरोध होता है। तो यानी स्पष्ट है कि साउटूथ जनरेटर के रूप में इसका यूज कर रहे हैं। आपका ट्रायक, डायक और एससीआर, इन सब में वोल्टेज का
ड्रॉप उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो कहाँ पर आपने महसूस किया? यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। आइए विद्यार्थी जी, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना कहाँ पर होगी? यानी आपकी टेम्परेचर के बढ़ने से मेरी रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के बढ़ने से मेरी रेजिस्टेंस जहाँ घटती है वह आपकी क्या होती है साथियों? NTC होती है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होती हैं। मेरा मेटल PTC है, अतिचालक चालक PTC है, अर्धचालक अब वो आपकी अचालक, याद रखिएगा अर्धचालक व अचालक जिसे हम लोग इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, यह आपकी क्या होती है साथियों? नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होती हैं। और इन सभी में टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आपकी क्या होगी? रेजिस्टेंस घटती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता है और इसमें चालकता का सृजन हो जाता है। 0 केल्विन पर अगर बात करिएगा तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है वह पूरी तरह से अचालक होता है। क्या होता है? अचालक। तो दोनों गुण इसके अंदर साथियों पाए जाते हैं। वोल्टेज ग्रेडिंग 650 से 33,000 की सीमा, विद्यार्थी जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। 650 से 33,000 के बीच का जो वोल्टेज है उसे किस रूप में स्वीकार किया गया है? हाई वोल्टेज ग्रुप में कंसीडर किया गया। किस में किया गया है? हाई में साथियों कंसीडर किया गया है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। 33 से ऊपर रहेगा तो अति उच्च हो जाएगा। कौन सा अल्टरनेटर शाफ्ट के एक सिरे पर फिक्स एक छोटा डीसी शंट या कंपाउंड डायनेमो है? बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी जी, जरा सोच करके बताइए। हमारे अल्टरनेटर के माध्यम से तो हम लोग क्या करते हैं? सीधे सीधे साथियों AC का 3 फेज में जनरेशन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि जो सिरे पर फिक्स छोटा डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है तो ये जो है आपका एक्साइटर के रूप में आता है साथियों। क्या होता है? एक्साइटर, जो आपका डीसी प्रदान कर रहा है। किसे? डीसी प्रदान करता है साथियों हमारे रोटर पर स्थापित कौन सी? आपके फील्ड वाइंडिंग में। किसमें साथियों? आपके क्षेत्र वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग में ये करता है, जिसके माध्यम से वहाँ क्या होती है? अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र, अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र का विकास होता है। और जब अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र वहाँ डेवलप कर जाती हैं, मैकेनिकल फोर्स के द्वारा घुमाते हैं तो फिर आपकी अस्थिर आर्मेचर के बीच में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र EMF उत्पन्न करता है 3 फेज में। तो ये काम आपका क्या है? हमारा साथियों एक्साइटर है, दैट इज कंसिडर्ड एज एक्साइटर। ओके साथियों, चलिए तो अगर छोटा डीसी शंट नहीं मिला तो हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड का यूज करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज ही स्वीकृत की जाती है किसके लिए विद्यार्थी जी? तो आपके हमेशा याद रखिएगा एक्साइटेशन के लिए हम लोग डीसी देते हैं और भी कांस्टेंट देते हैं। विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान क्या होगा? कम होगा। क्या होगा साथियों? उतना नुकसान कम होगा। हमारा शरीर भींगा रहता है, स्नान करके आए रहते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरोध घट जाता है और तब इलेक्ट्रिसिटी के टच में आइएगा तो फिर जय सिया राम हो जाएगा। मतलब है कि आपकी जो है विदाई तय है, इसमें कोई शक नहीं है। शरीर सूखा है तो त्वचा का प्रतिरोध थोड़ा बढ़ जाता है। नॉर्मली मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम के आसपास होता है, इसमें वेरिएशन हो सकता है मनुष्य की इम्यूनिटी पावर के आधार पर। ये बातें बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिएगा। नौजवान साथियों, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज व्हिच वन? जल्दी से बताइएगा। हम सही उत्तर लेंगे कि कम प्रभाव पड़ता है, लेस प्रभाव पड़ता है। आइए, 10 एम्पियर 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हीटर का इनपुट शक्ति क्या होगा? मेरे विद्यार्थियों, इनपुट पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। आपका वोल्टेज 230 है, करंट आपका 10 है। मुझे जल्दी से बता दीजिए, 2300 वाट हो गया। 2300 वाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगली यात्रा करते हैं। अगला कह रहा है कैपेसिटर का बीमीय सूत्र क्या होता है? विद्यार्थी C बराबर होता है Q/V। क्या होता है? C इक्वल टू आपका Q/V होता है, इसमें कोई शक नहीं है। Q को आप क्या लिखते हैं? I/T लिखते हैं। V आपका क्या होता है? वर्क बाय आपका साथियों चार्ज होता है। क्या होता है? वर्क बाय चार्ज। इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? I/T और फिर चार्ज आपका ऊपर चला गया, नीचे आपका वर्क का वर्क रह गया और यहाँ पर फिर से आपकी Q आ गई। अब सिंप्लीफाई करिए, IT हो गया तो ऊपर में आप क्या लिखिएगा? वर्क आपका क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। I का तो आप देख ही रहे हैं साथियों,
आई के बदले में एम्पियर ले लिए, एम्पियर का स्क्वायर हो गया, टाइम तो टाइम का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आइए जरा ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ये तो ऊपर में मिल गया, नीचे फोर्स आपका mlt के पावर -2 होता है और डिस्प्लेसमेंट का फिर से आप l ले लीजिए। अब इस सब को ऊपर कर दीजिए तो m आपका ऊपर आके m-1 हो गया, l स्क्वायर है तो l के पावर -2 ऊपर आके हो गया, t जो है यहाँ 2 था, अब -2 ऊपर आ गया तो +2 हो गया, तो t के पावर 4 हो गया और a के पावर आपका क्या हो गया, 2 हो गया साथियों। तो अब देख लीजिए हमारे पास जो सी रियल उत्तर है वह आपका क्या मिल गया, जल्दी से मुझे बता दीजिए। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड फॉर दिस डियर फ्रेंड, कितना आ रहा है, a का पावर 2, t के पावर 4, l के पावर -2, m के पावर -1, कौन सा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो आप इस तरीके से तोड़ करके कैपेसिटर का बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला मेरे विद्वान साथियों निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। अगर आपसे कभी कैपेसिटर का गणितीय मान पूछ लिया जाए तो समान रूप से हमारे कैपेसिटर का, प्लेट कैपेसिटर का मान एप्सिलॉन A बाई क्या होता है, D होता है। अगर आपका माध्यम क्या हो, हवा हो तब। अगर किसी भी अन्य माध्यम की बात हो तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a बाय आपकी क्या होती है, d, यानी a आपका एरिया ऑफ प्लेट है और d आपके दो प्लेट के बीच की दूरी है साथियों, और एप्सिलॉन को आप जानते हैं परमिटिविटी के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालिए। 12 और 6 आपस में सीरीज है तो इसको पैरेलल में अरेंज करेंगे, क्योंकि सीरीज कैपेसिटर का पैरेलल जैसा बिहेव करता है। 12 × 6 / 12 + 6 यानी 12 × 6 बाय आपका क्या हो गया 18, यहाँ से 3 कट गया, 3 से आपका 4 टाइम्स कट गया, तो यानी आपकी 4 फैराड आ गई क्या साथियों, हमारे इसके मान आ गए 4 फैराड। अब सिचुएशन आपका क्या बन गया, यहाँ हो गया आपका 4 फैराड और यहाँ हो गया आपका साथियों 8 फैराड। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि A और B के बीच का इक्विवेलेंट क्या है। तो CAB आपका जब पैरेलल में किया जाए तो आपका C1 + C2 दैट मीन्स 8 + 4 इट बिकम हाउ मच साथियों, 12 फैराड। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 12 फैराड। ठीक है, तो आप इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा कि रजिस्टर के सीरीज के जैसा कौन सा एनालिसिस होता है, कैपेसिटर का पैरेलल, और रजिस्टर के पैरेलल के जैसा कैपेसिटर का सीरीज। इंडक्टर और रजिस्टर दोनों साथ ही साथ चलता रहता है। विद्यार्थी जी 50 हर्ट्ज के इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल की अल्टरनेटर है, रोटर की गति क्या होगी। अल्टरनेटर हमेशा एक ही गति ns पर चलता है, उसके लिए सूत्र होता है 120 F/P। समझ गए क्या होता है 120 F/P। तो 120 F के बदले में 50 रख दीजिए, पोल आपका 4 हो गया, 6000/4 इट बिकम्स 1500 RPM। समझ गए, यही तरीका कैलकुलेट करने का है। बाकी आप सब तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा। 2 है पोल तो 50 हर्ट्ज पे 3000, 4 है तो 50 हर्ट्ज पे आपका 1500, 6 है तो आपका 1000। इस तरीके से आपको कलम उठाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ कह रहा है परिपथ में R प्रतिरोध का मान बता दीजिए भाई साहब। इस प्रतिरोध का क्या मान है इस परिपथ में, तो ये हमारा क्या है, नोड है। क्या है साथियों, नोड है, और इसके पोटेंशियल को भी माना है। तो जब नोडल एनालिसिस करते हैं तो इसी को सबसे हायर लेके चलते हैं। यहाँ इक्वेशन लिख दीजिए, काम हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हायर माने हैं तो V - 70/5 इसकी करंट हो गई। KCL पर आधारित होता है, किस पर, KCL पर आधारित होता है। तो V - 70/5 ये वाला हो गया, प्लस आपका V/7, प्लस आपका V/7। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका V/7 बराबर उधर कितना जा रहा है, उधर करंट जो जा रहा है बाहर में वो आपका क्या हो गया, -2 हो गया। क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, चलिए विद्यार्थी जी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से हम लोग भिन्न का जोड़ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी बताइए। हाउ मच विल बी द वैल्यू, 7 × 35, तो आपका क्या हो गया, 35 आपका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर आप आकर के देखिए तो मेरा जो मान हो रहा है वह कितना हो रहा है, सभी -70/5। ठीक है जी, कैलकुलेट करिए जल्दी जल्दी, दिमाग लगाइए सारे विद्यार्थियों। क्या क्या दिमाग लग रहा है
35 दूनी 70, यहाँ नीचे आपका क्या हो गया 35। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, जब 7 पचे 35 हो गया तो यहाँ हो गया आपका 7 भी माइनस आपका कितना माइनस हो गया साथियों, जस्ट अ सेकेंड, 35 इंटू 70 कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं विद्यार्थी जी, जस्ट अ सेकेंड डियर फ्रेंड, आपका आ गया 35 है ना, तो यहाँ 7 7 सतह 49, 490 हो गया, 490 हो गया माइनस 490, प्लस आ जाइए आपका 7 पचे 35 तो 5 भी बराबर आपका -2। अब इसको कर सकते हैं 7 भी माइनस 490 प्लस 5 भी बराबर -70, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक तरफ लेके आ सकते हैं आप, 7 5 12 भी हो गया, ठीक है कि नहीं, कितना हो गया 7 5 12 भी हो गया, 12 भी बराबर आपका क्या हो जाएगा 490 अब माइनस आपका क्या हो गया 70, तो 490 में से 70 को घटा दीजिए तो कितना हो गया आपका 420, तो यहाँ से भी बराबर हो गया 420/12। अब भी का मान मुझे जल्दी बता दीजिए क्या हो गया विद्यार्थी जी, 420/12 हुआ ना, इतनों पर रुक जाइए, इतने पर रुक जाइए, अब बाद में एक के बार डिवाइड कर लेते हैं। तो जब वोल्टेज मिल गया 420/12 तो इस रजिस्टर का मान क्या निकालिएगा, आप तो जानते हैं कि V/R बराबर कितना आपका 2, तो जल्दी से आ जाइए, V का मान है 420/12 बटे R बराबर आपका 2, ठीक है ना, I बराबर है ना V/R, ठीक है कि नहीं। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हमें RN निकालना है, तो आप इस इक्वेशन को ऐसा कर दीजिए कि वोल्टेज है V और आपका रेजिस्टेंस है R, करंट है I, तो हम लोग क्या जानते हैं V/R बराबर I जानते हैं, यहाँ से R निकालना है तो V/I कर सकते हैं। अब V क्या है 420/12 है, I आपका क्या है 2 है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 420/12/2 आपका क्या हो गया 6 हो गया, 6 से काट दीजिए विद्यार्थी, कितना 17.5 ओम, लगभग 17.5 ओम आपका आ गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि ये कैलकुलेशन सही है या नहीं। न्यूमेरिकल में क्रॉस चेकिंग बहुत ज़रूरी है आपका साथियों। एक मिनट 420/12, हाँ ठीक है 35 और 35 बटा आपका क्या हो गया 2। ऐसे जब करिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसको जो है ना टोटल में बटा करिए, 420/12 टोटल का बटा 2 है, ठीक है ना। तो 420/12 35 हो जाता है, यहाँ पर तोड़िएगा डायरेक्ट 35 से आ जाएगा, तो और भी सिंपल आपके लिए हो जाएगा, तो सीधा हो गया 35/2 बराबर 17.5, ठीक है ना। तो वो तो हमने आपके लिए सिंपल तरीका के लिए हमने सोचा कि एक ही बार डायरेक्ट कर देते हैं, जब सीधा 420/12 35 हो ये रहा है, अब बाकी करंट से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 17.5 हो गया, तो उत्तर हो गया 17.5 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा सर्किट में 33 का ओम का प्रतिरोध 2 एम्पीयर का करंट ले जा रहा है, पूरे परिपथ में वोल्टेज बता दीजिए। भाई साहब वोल्टेज क्या होता है आपको मालूम है, वोल्टेज तो हम सब जानते हैं क्या होती है, ओम के नियम से I/R होता है। I का मान 2 दे दिया है और रेजिस्टेंस 33 दे दिया है, क्या हो गया 66 वोल्ट हो गया। उत्तर आपका आ गया साथियों C नंबर 66 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सिंक्रोनस मोटर का लाभ है। हमारी सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक फिक्स गति 120
FF/P पर चलती है। यह आपके PF को इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ हमारे वोल्टेज रेगुलेशन को भी स्टेबल करने में मदद करती है। तो परिवर्तनीय प्रचालन गलत है, निम्न शक्ति गुणांक गलत है साथियों, ये भी गलत है। कम स्पीड में अच्छी दक्षता कौन देता है? आपका साथियों सिंक्रोनस मोटर देता है। कम स्पीड में अच्छी दक्षता सिंक्रोनस मोटर देता है। दिए गए आउटपुट और गति के लिए यूनिवर्सल मोटर में 220 और 50 की आपूर्ति की तुलना में डैश होनी चाहिए। तो साथियों निम्न फ्रीक्वेंसी पर निम्न वोल्टेज अगर हो तो इसका बड़ा ही बेहतर ऑपरेशन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एडी और हिस्टैरिसीस लॉस ये दोनों आपकी नेचुरली कम हो जाएगी। इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो उच्च होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। फूड मिक्सर वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, AC/DC दोनों पर इसका संचालन बहुत ही अच्छे से संभव है। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट जीवन भर याद रखिएगा। लेमिनेशन की जब भी चर्चा होती है तो आपका KE/BM² F² T² इंटू V वाट एडी करंट का साथियों हमारा मान लॉस का मान होता है। और एडी करंट लॉसेस आपके थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के वर्ग का समानुपाती होती है। तो जैसे लेमिनेशन की बात हो गई तो स्पष्ट समझ लीजिए भंवर धारा हानि को कम करने के लिए चाहे वो कोई भी मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो, हर जगह पर यही तरीका होता है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी जी क्या कह रहा है। एक DC मोटर मैक्सिमम मैकेनिकल शक्ति उत्पन्न करेगा जब हमारी बैक EMF EB जो होगी वो सप्लाई वोल्टेज का आधा हो जाएगा, यानी 0.5 भी हो जाएगा तब। हालांकि ये स्थिति हम नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि इस स्थिति में आपकी 50% क्या होती है, पावर का लॉस हो जाता है, 50% इनपुट शक्ति बर्बाद हो जाती है। तो ये हमारी इफिशिएंसी बेहतर हमें देने में सक्षम नहीं होती है। साथियों एक फिक्स लंबाई के चालक का व्यास घटकर आधा हो गया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? विद्यार्थी जी जो व्यास आपका क्या हो गया, हमारी आधी हो गई है, यानी पहले आपने डायमीटर D माना था, अब आपकी क्या हो गई है, D/2 हो गई है। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस आपका 1/4 हो जाएगा, सीधे R/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। जब रेडियस R/4 हो जाएगा तो मेरे लिए बिना किसी चिंता के आप ये समझ लीजिएगा कि क्या हो जाएगा। जब एरिया आपकी क्या हो गई, अब यहाँ से एरिया निकालिएगा तो पाई D²/4 लिखिएगा ना जी। क्या लिखिएगा? पाई D²/4 लिखिएगा। तो एरिया जब 1/4 आपकी क्या हो रही है, घट रही है, एरिया जब 1/4 घट रही है तो आप जानते हैं जब हमारी एरिया 1/4 कम हो रही है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा बिना किसी लंबे कैलकुलेशन के। क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि हमारा जो है साथियों रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया का। क्या होता है? एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी कलम उठाने की कोशिश नहीं करिए, सीधा कैच करिए कि सिचुएशन क्या कह रहा है। व्यास आधा हुआ तो एरिया 1/4 हो गई, व्यास आधा तो एरिया 1/4। जब एरिया 1/4 हो गई तो हमारी 4 गुना क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी, पहले से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैथमेटिकली भी हम कर सकते हैं लेकिन आपके पास उतना टाइम रहेगा नहीं। किस नियम के अनुसार DC मोटर में लेंथ दुगुना होगा तो दोगुना होगा, लेंथ आधा होगा तो आधा होगा, क्योंकि लेंथ के सीधे समानुपाती है। किसके अनुसार डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है? लेंज के नियम के कारण करता है। कॉजेज अपोज द रीजन, ये जो होती है ना लेंज का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, किस पर साथियों? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, समझ गए? जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है। ये स्वाभाविक है, ये यहाँ ठीक है, जीवन में ठीक नहीं है। कह रहा 12 वोल्ट के वोल्टेज 2 बिंदुओं पर 2 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम कर रहा है? साथियों आप जानते हैं हमारी वोल्टेज का मान जो होता है वह आपकी होती है वर्क बाय चार्ज। क्या होती है? वर्क बाय चार्ज। अगर आपसे पूछ रहा है वर्क, तो वर्क बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू हो जाएगा। तो V आपका 12 है, कूलम आपका 2 है, तो 24 जूल का काम हो रहा है। ऑप्शन नंबर हम क्या दे
दें, डी नंबर ले लें। क्या ले लें विद्वान जी? ऑप्शन नंबर डी हम ले लेते हैं। आइए कह रहा जिस विद्युत मोटर में रोटर स्टेटर फील्ड एक ही साथ घूम रहा है, यानी रोटर का चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कपल्ड है, मैग्नेटिकली लॉक है साथियों। और जब मैग्नेटिक लॉकिंग होती है तो दोनों की गति फिक्स और एक समान होती है। और ऐसी व्यवस्था कहाँ पर? सिंक्रोनस में होती हैं, जिसे हम लोग डबल क्या कहते हैं? डबल एक्साइटेड मोटर भी कहते हैं। स्टेटर को 3 फेज AC और रोटर को DC दे रहे हैं, फिर भी यह स्वयं स्टार्ट नहीं होती। स्टार्ट करवाने के लिए पोनी मोटर या फिर डैम्पर वाइंडिंग, इन सभी का इस्तेमाल करना पड़ता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, BTEC इंस्ट्रक्टर के लिए हमारी टेस्ट आरंभ हो चुकी हैं और ये टेस्ट उपलब्ध है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। कहाँ पर हैं? प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर हैं साथियों। इस एप्लीकेशन पर जाकर के BTEC इंस्ट्रक्टर का 100 क्वेश्चन का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और वायरमैन ट्रेड के बच्चे फुल टेस्ट दे सकते हैं। उसका डिस्कशन भी कराया गया है। हमारी सेशन 1 कंप्लीट होने वाली है, बहुत ही जल्द हम सेशन 2 लॉन्च आपके बीच करेंगे और उसकी मदद से आप अपनी तैयारी पर 4 चांद लगाकर लेवल 6 के जॉब को पाने का सपना साकार करेंगे। इससे संबंधित जानकारी के लिए 7079212121 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मदद प्राप्त कर लीजिएगा। जैसे ही मैसेज रीड होगी तुरंत आपको उसका जवाब दिया जाएगा और पूरी मदद पहुंचाई जाएगी। आइए साथियों, यहाँ प्रिंटेबल PDF भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 230 वोल्ट का DC सीरीज मोटर को 230 AC से जब चालू कर दीजिएगा तो एडी करंट, हिस्टैरिसीस, लॉसेस ये सब आपकी बढ़ने लग जाएंगी। थोड़ा सा ये उचित नहीं होता है। इफिशिएंसी तो घट ही जाएगी, लेकिन स्पार्क आपका ज़्यादा होने लगेगा। लंबे समय तक ऐसा नहीं करिए। अगर लंबे समय तक चलाइएगा तो मशीन आपकी जल सकती है। कह रहा निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कह रहा लैप वाइंडिंग उच्च करंट रेटिंग वाली DC जनरेटर के लिए बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। लैप में पैरेलल पाथ A बराबर P होता है। इसमें करंट आपका ज़्यादा और वोल्टेज आपकी कम होती है। वेव वाइंडिंग में कह रहा है ये पैरेलल वाइंडिंग होती है, नहीं, वेव आपकी सीरीज वाइंडिंग होती है। लैप आपका कैसा है? लैप आपका पैरेलल वाइंडिंग है। लैप आपका पैरेलल वाइंडिंग है और वेव आपकी क्या है साथियों? सीरीज वाइंडिंग है। अब यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ A का मान 2 के बराबर होता है, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा और करंट आपकी कम होती हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है साथियों। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर है कि 1 भी सही और 2 भी सही। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ डियर फ्रेंड, अगला प्रश्न कह रहा है रेस से भरी बाल्टी आमतौर पर कौन से आग को? साथियों रेस से भरी बाल्टी जो है वह आमतौर पर साथियों कार्बोशियम फायर को, कौन से फायर को? कार्बोशियम फायर, जो आपका क्लास A का है उसमें भी यूज होगा और उसके साथ साथ आपका क्लास D यानी इलेक्ट्रिक फायर जो है हमारी, मेटालिक फायर हमारी है, उस दोनों में यूज होगी। और ये बालू वाला यहाँ डीजल, पेट्रोल, LPG में नहीं चलेगा, ये बिजली में साथियों चल सकता है। और आपको मैं बता दूं कि ये आपकी क्या करती है? ऑक्सीजन की कमी करके, क्या करके? ऑक्सीजन को कम कर आग बुझाने का काम करता है। ऑक्सीजन को कम कर आग बुझाता है। कौन? आपका मेरे विद्वान साथियों, तो आपका साथियों आपका बालू। तो ऑक्सीजन को कम करके आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। स्मूथ रिंग कहलाती है। क्या कहलाती हैं? स्मूथ रिंग कहलाती हैं। फ्यूल हटा करके स्टार्विंग कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उष्मा हटा के कूलिंग कहलाती है। आदर्श ट्रांसफर की परसेंटेज हानि, आदर्श ट्रांसफर में लॉसेस आपका 0% हो जाता है। क्या हो जाता है? 0%। ऐसे सिचुएशन पर दक्षता आपकी क्या हो जाती है? 100% हो जाती है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हानि पूछा है ना, तो हानि आपका 0%। हानि आपका 0%। ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, ये बातें याद रखिएगा साथियों। ठीक है, ये कल्पनीय है, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एम्पलीफायर का प्रयोग ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में किस बायस में? साथियों एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में संचालित होता है। कब? एक्टिव रीजन में। और एक्टिव रीजन में हमारी क्या स्थिति होती है? ध्यान रखिएगा, एक्टिव रीजन में जो स्थिति होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, एक्टिव रीजन में क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड। एक्टिव रीजन में ये होता है और एक्टिव रीजन में क्या होगा? तो आपका बेस इमीटर
यह भी आपका फॉरवर्ड बायास में होगा और आपका बेस कलेक्टर भी क्या होगा साथियों, बिल्कुल रिवर्स बायास में होगा। ये जो सिचुएशन होती है उस समय में आपकी क्या होती हैं, ये आपका सक्रिय क्षेत्र में काम करती है। तो एक्टिव रीजन, सक्रिय क्षेत्र, ये रहा आपका, ठीक है। सैचुरेशन में आपकी क्या हो रही हैं, ये बिल्कुल साथियों ऑन स्विच की भांति काम करती है। कट ऑफ में यह ऑफ स्विच की भांति काम करती है। ये कोई भी ऑपरेटिंग मोड हमारा नहीं है, बेहतर ऑपरेटिंग मोड नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का गलनांक जो है वह उच्च होता है? तो दिए गए प्रश्न में सोच लीजिए, टीन का 232, शीशे का 327 के रेंज में होता है। तो यहाँ पर तांबा ही एकमात्र ऐसा है जिसका 1085 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँचता है। तो मेरा सबसे ज़्यादा कौन हो गया? तांबा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर मॉसफेट एक डैश है विद्यार्थी जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। पावर मॉसफेट जो है एक सिंगल पोल का वोल्टेज कंट्रोल 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है। तो क्या जवाब दीजिएगा? ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। और ये जो पावर मॉसफेट है ये सब हाई पावर की स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में यूज होती हैं, बहुत ही फास्ट एक्टिंग होती हैं साथियों। मैग्नेटिक कैरियर को ही स्टोर करता है, यूनिपोलर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ मैग्नेटिक कैरियर के कारण धारा का संचरण या फिर एक्शन करता है। वो एम्पलीफायर को क्या कहेंगे? जो सिंगल आवृत्ति और आवृत्तियों के छोटे बैंड का प्रवर्धन करती है, यानी एक निर्धारित आवृत्ति और उसी आवृत्ति के बैंड को बढ़ाती है। तो वह आपकी कौन है? जैसे ही बैंड बढ़ाने की बात हो गई तो नाम स्पष्ट हो गया साथियों। व्हाट वी कंसीडर फॉर दिस, जल्दी बताइएगा। ट्यून एम्पलीफायर क्या हो जाएगी आपकी? ट्यून एम्पलीफायर, समझ गए। और ये ट्यून एम्पलीफायर में एल और सी ये दोनों कंपोनेंट का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है विद्यार्थी जी। तो ये वाइड बैंड होता है ट्यून एम्पलीफायर, नैरो बैंड वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, अल्ट्रासोनिक उच्च वाले को करता है। तो सबके लिए अलग अलग साथियों आपका स्ट्रक्चर होता है। तो हम यहाँ ट्यून के साथ आगे बढ़ेंगे। 230 वोल्ट पर 10 एम्पीयर की धारा वाले हीटर का इनपुट शक्ति, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप अगर पावर की बात करिएगा तो भी आई होता है आपका 230 गुना आई कितना? 10 है, तो आपका 2300 क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ जाइए विद्यार्थी जी। पीसीबी की साइड जिस पर घटक लगे होते हैं, सबसे पहले तो आप जानिए कि पीसीबी हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, समझ गए ना। बहुत ज़्यादा इसने आमूलचूल परिवर्तन किया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विकास में। और जिस जगह पर, जिस सेक्शन पर हम लोग कंपोनेंट को लगाते हैं विद्यार्थी जी, वह कंपोनेंट आपका क्या होता है? उसे कंपोनेंट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं विद्वानों? कंपोनेंट साइड कहते हैं। राइट आंसर, नाम से ही संस्कार पता चल रहा है। सॉफ्ट सोल्डर में टीन और शीशे का यूज होता है। सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग जो है सोल्डिंग के काम में होती है। और यहाँ टेम्परेचर किसी भी हाल में आपका 420 डिग्री सेल्सियस से क्या होती है? नीचे हुआ करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ से एक बात को हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। फॉर दिस पर्पस द मैटर ऑफ परसेंटेज ऑफ टीन एंड लेड कितना कितना होगा? टीन तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होगा। टीन की गलनांक 232 सबसे कम होती हैं, इसीलिए वो जल्दी पिघल भी जाती हैं। तो हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा 60% आपकी टीन और 40% आपका शीशा। ये कम्बिनेशन सॉफ्ट सोल्डर में कंसीडर किया जाएगा। कह रहा है वो फिल्टर जो खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल को, मतलब ये रेंज का फ्रीक्वेंसी है, इससे F1 F2 के रेंज से ज़्यादा, इससे ज़्यादा को क्या करता है? गुजरने देता है, और कम वाले को नहीं जाने देता है। तो उसको क्या कहते हैं? मुझे जल्दी से बता दीजिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस, उसे हाई पास कहते हैं। निर्धारित से ज़्यादा को जाने दिया, हाई पास कहते हैं। निर्धारित रेंज को जाने दिया, उससे कम को भी नहीं, उससे ज़्यादा को नहीं, उसको बैंड पास कहते हैं। जो निर्धारित के बीच का रोक दिया, दोनों साइड वाले को जाने दिया, तो उसको बैंड स्टॉप कहते हैं। लो पास में है कि F1 से नीचे को जाने देगा, उसको लो पास कहते हैं। सबका अपना अपना स्वरूप होता है। इसमें साथियों निष्क्रिय घटक कौन सा है? हमारा FET, BJT और SCR, ये सब आपके क्या है साथियों? सक्रिय घटक हैं। क्या है? सक्रिय घटक हैं, एक्टिव एलिमेंट हैं। और हमारा जो इंडक्टर है, R हो गया, L हो गया, C हो गया, ये तीनों आपकी क्या है साथियों?
पेसिव, तीनों क्या है आपकी पेसिव एलिमेंट हैं, निष्क्रिय घटक हैं। तो उत्तर हम कौन सा ले लेंगे, डी नंबर ले लेंगे। उत्तर कौन सा ले लेंगे, डी नंबर लेंगे। आइए विद्यार्थी जी, ये तो मैंने आपसे कह ही दिया था अभी कि जब इस तरह का सिंबल मिले तो कौन सा हो गया आपका नियॉन लैंप हो गया। कौन सा हो गया, नियॉन लैंप हो गया, ये हमारा सिंबल। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा डीसी जनरेटर में पोल की संख्या आर्मेचर चालकों की संख्या को फिक्स कर दिया जाए तो कौन सी कुंडली उच्च वोल्टेज विद्युत वाहक बल यानी ज़्यादा ईएमएफ प्रदान करेगी। मेरे विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि हमारा जो वेव वाइंडिंग है, ये वेव वाइंडिंग में क्या होती हैं, पैरेलल पाथ की संख्या मात्र 2 होती हैं। ठीक है, और जब पैरेलल पाथ की संख्या 2 होती हैं तो उच्च वोल्टेज और निम्न करंट के लिए यह सबसे सदुपयोगी माना जाता है। इसे साथियों हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग कहते हैं, श्रेणी वाइंडिंग के नाम से, श्रेणी वाइंडिंग के नाम से साथियों इसे हम जानते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आपका तरंग वाइंडिंग। क्या है साथियों, तरंग वाइंडिंग यानी वेव वाइंडिंग। ओके माय डियर फ्रेंड, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। आपका सही उत्तर देखिए अगले प्रश्न में क्या है, विद्युत धारा घटना के लिए कौन जिम्मेदार होता है। साथियों, क्वांटिटी हुई रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट फिनोमिना। भाई साहब, इलेक्ट्रिक करंट फिनोमिना कहाँ होगी, आपके मेटल में होगी। ये परावैद्युत की बात छोड़ दीजिए, इंसुलेटर की बात छोड़ दीजिए, परावैद्युत चार्ज और धातु, ये दोनों में से चूज करना है। मैं देखता हूँ आप क्या जवाब देते हैं। मेरे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भाई साहब, सबसे पहले चार्ज होनी चाहिए, आवेश होनी चाहिए, क्योंकि आई जो होती है वो Q/T होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कंसीडर्ड एज डियर फ्रेंड करंट। समझ गए, तो जब तक आवेश नहीं होगी करंट की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। तो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर डी, आवेश का होना जरूरी है। माध्यम है आपका कंडक्टर धातु। कह रहा अंडरग्राउंड तार को डालने की सबसे आसान विधि। साथियों, ये आसान विधि है डायरेक्ट ब्यूरियल यानी प्रत्यक्ष गड़ाई। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 1.5 मीटर का नीचे गड्ढा करते हैं और ये 0.45 आपकी मीटर 45 सेंटीमीटर की क्या होती है, चौड़ाई होती है। और फिर ऊपर से बालू, नीचे बालू, ऊपर फिर केबल डालते हैं, तब जाके बालू डालते हैं, कंक्रीट सीमेंट डाल के फिर तैयार कर देते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, आप याद रखिएगा, यदि इसके भीतर 2 केबल को लगाना हो, 2 केबल को स्थापित करना हो तो कम से कम उस केबलों के बीच की दूरी आपकी 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तब आप 2 केबल को लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है टोस्टर का तापन एलिमेंट। भाई साहब, टोस्टर जो है वो ब्रेड को क्या करता है, गर्म करता है। उसका भी हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। हमारी हीटिंग एलिमेंट प्रायः सभी अवयवों में किसकी रहती हैं, नाइक्रोम की रहती है। निकेल और क्रोमियम 1100 डिग्री सेल्सियस इसका वर्किंग टेम्परेचर होता है और 1400 पर जाकर के ये गल जाता है। साथियों, अधिक उष्मा देने में बड़ी भूमिका इसकी होती है। केवी प्रति एमएम की बात अगर करें बैकेलाइट के लिए साथियों, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रूप में किसको व्यक्त किया जाता है, आपका केवी प्रति एमएम। तो लगभग यह जो होता है 17 से 21 के आसपास होता है। साथियों, ये ध्यान रखिएगा, 30 केवी प्रति एमएम हम लोग किसका रखते हैं, ट्रांसफार्मर के ऑयल का रखते हैं। हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 केवी प्रति एमएम के रेंज में हुआ करता है। चलिए विद्यार्थी जी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर। इसी का एडवांस वर्जन है ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे साथियों याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये लीकेज करंट के दुष्प्रभाव से हमें बचाने में बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है ना, और खास करके ईएलसीबी जब रहेगा तो 30 मिली एम्पियर तक या उससे कम की करंट भी बाईपास करे तो आप याद रखेंगे कि पूरे सर्किट को ट्रिप करके परिपथ को सेफ और सुरक्षित रखता है। इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि आरसीसीबी इससे भी ज़्यादा एडवांस वर्जन है, अर्थिंग कमज़ोर भी है, तब भी आपके घर में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ईएलसीबी के लिए अर्थिंग होना अति आवश्यक है। समझ गए, न्यूट्रल और मेरे फेज में जो धारा है उसके बीच के कंपैरिजन के आधार पर तब जाकर के मॉनिटर करने का काम करता है। आइए नौजवान साथियों, डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा हेतु कौन सा प्रदान नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। डीसी शंट मोटर में हाई स्पीड से सेफ्टी के लिए क्या चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं। तो भाई साहब, हाई स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान नहीं होती हैं, तो आपके 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा हाई स्पीड से सेफ्टी का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड में भी किया करते हैं।
देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, ट्रांसफर के कोर में लेमिनेशन क्यों कर रहे हैं भाई साहब? तो बिना किसी चिंता के आपका जवाब क्या हो जाएगा, हम लेमिनेशन करते हैं क्या कम करने के लिए? तो साथियों एडी करंट लॉस को, किसको कम करने के लिए? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और एडी करंट लॉस जो कम हो रहा है तो मेरे आयरन लॉस का ही दो मुख्य भाग है ना, पीएच प्लस पीई, तो यानी स्पष्ट हो गया। यहाँ पर एडी नहीं लिखा है तो कोर हानि यानी आयरन लॉस को कम करना। कह रहा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वो टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल में मेजॉरिटी कैरियर का प्रवेश होता है उसे क्या कहते हैं? तो मेरा जो FET है साथियों वह क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये सबसे पहले याद रख लीजिएगा, क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है FET। और ये जो होती हैं यूनिपोलर होती हैं, यूनिपोलर होती हैं, मतलब एक ही प्रकार के आपके आवेश वाहक चार्ज कैरियर, समझ गए? एक ही प्रकार के आवेश वाहक द्वारा यहाँ पर क्या होता है, खास करके मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा ही यहाँ धारा का संचरण होता है। तो मेरे विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर आप मुझे देने का कष्ट करें, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सोर्स, ड्रेन और गेट ये तीन टर्मिनल होती हैं, तो सोर्स के द्वारा ही मेजॉरिटी कैरियर आपकी क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। इसके टर्मिनल तीन हैं, पहला है आपका सोर्स, दूसरा है आपका ड्रेन और तीसरा है आपका साथियों गेट। तो उत्तर हम क्या ले लिए? डी नंबर ले लिए। विद्यार्थी जी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 200 टर्न है, यानी N1 आपका 200 है, आपका N2 जो है वो 50 है, V1 आपका 240 है। आपसे V2 पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं V2/V1 इक्वल टू आपका N2/N1 होता है। यहाँ से आ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप V2 का मान निकालिएगा तो क्या होगा? V1 N2/N1 हो जाएगा। जल्दी से मुझे देख के बताइए, V1 के बदले में हम लिख दें 240, N2 के बदले में हम लिख दें 50, N1 के बदले में हम क्या लिखेंगे जी? N1 के बदले में हम 200 लिख दें। आप ज़रा सिंप्लीफाई करिए, 0 0 कट गया, यहाँ से आपका 12×5 आपका 60 वोल्ट हमारा आ जाएगा आपका साथियों V2। कितना आ जाएगा? 60 वोल्ट आपका आ जाएगा V2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन, अगला कह रहा है 250 वोल्ट AC का शिखर मान, पीक टू पीक मान। ठीक है, सबसे पहले पीक ही निकाल लेते हैं। ये जो दिया है वो VRMS दिया है 250, तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? VRMS गुना √2 होती है। तो 250 गुना √2 कर दीजिए, कितना आया सिंप्लीफाई करके जी? आपका 353.5 आ गया। तो 353.5 वोल्ट आपका VM आ गया। अब वोल्टेज पीक टू पीक है तो ये 2 VM होता है, तो 2 गुना 353.5 कर दीजिए, तो लगभग आपका 707 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या ले लेंगे? बी ले लेंगे। तो जब कभी पीक टू पीक पूछा जाए तो आप 2 VM करिएगा साइनोसॉइडल वेव में साथियों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नौजवान साथियों, अगला कह रहा है जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की धारा रेंज क्या होती है? आप सबको याद है मेरा जो जीना डायोड है विद्यार्थी जी, वो आपका क्या करता है? रिवर्स बायस पे काम करता है। किस पे साथियों? ये रिवर्स बायस में काम करता है, और रिवर्स बायस में काम करने के कारण इसकी अपनी खासियत ये होती है कि वोल्टेज के रेगुलेटर के रूप में सर्वाधिक यूज किया जाता है। विद्यार्थी जी इसके निर्माण में सिलिकॉन का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। 2.5 एम्पियर तक की धारा को कैरी करने में यह सक्षम होता है। ये बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आइए कह रहा है SCR किससे बना है? भाई साहब SCR का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। नाम से ही संस्कार समझ में आ रहा है। जर्मेनियम का तो यूज यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा उत्तर यहाँ बिना किसी हिचक के क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। इसमें साथियों याद रख लेना कि 4 परत होती है, PN
और 3 आपकी क्या होती है, J1, J2, J3 जंक्शन होती है और इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। तो 3 टर्मिनल, 3 जंक्शन और 4 लेयर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में। आइए विद्यार्थी जी, क्या बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाली स्विच का प्रकार है? हमारे बिजली के सर्किट में कौन कौन स्विच यूज होती है? सिंगल पोल सिंगल थ्रो SPST भी होती है, सिंगल पोल डबल थ्रो SPDT भी होती है, डबल पोल सिंगल थ्रो DPST भी होती है। ये सारे के सारे होते हैं और भी कई तरह के स्विचेज हैं साथियों। आपका इंटरमीडिएट स्विच है, 3 या 3 से अधिक जगहों से बल्ब को नियंत्रित करना है, 2 वे और इंटरमीडिएट की मदद से वो कर पाते हैं, वो सब भी होती हैं। बहुत सारे स्विच हैं साथियों, पुश बटन स्विच है, सीलिंग स्विच है, DPIC, TPIC है, डबल पुल आयरन क्लैट स्विच, ट्रिपल पुल आयरन क्लैट स्विच। DPIC का प्रयोग जो है हम अपने डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए अपने घरों में सिंगल फेज की सप्लाई के नियंत्रण हेतु मेन स्विच के रूप में यूज़ करते हैं। TPIC का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? 3 फेज की सप्लाई के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश प्रायोजन हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले HRC को बेहतर माना जाता है। भाई साहब, HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाला फ्यूज है। ये कुछ समय तक 3 से 4 गुना धारा को निर्धारित सदी को कैरी करने में सक्षम होता है। 30 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी भी साथियों काफ़ी ज़बरदस्त होती है। याद रखिएगा, डोमेस्टिक सर्किट में इसका यूज नहीं होता, इसका यूज जो है वो 3 फेज सर्किट में हुआ करता है। तो दिए गए प्रश्न के हिसाब से सबसे सही उत्तर क्या है? सुरक्षात्मक शॉर्ट सर्किट करंट हेतु वी आर यूजिंग दिस। ओवरलोड के लिए ओवरलोड रिले आपकी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है या फिर आपकी थर्मल रिले है साथियों। अर्थ फॉल के लिए तो हम लोग अर्थिंग और अन्य एसेसरीज का यूज कर ही रहे हैं। इसको बदलना आसान है, ये गलत बात है, क्योंकि ये बदला जो है ना, इसके अंदर का जो फ्यूज तार है वो आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांदी का होता है। उस तार को आप बदल नहीं सकते, जब चेंज करना है तो नया ही HRC आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए आज की चर्चा का ये अंतिम क्वेश्चन है। बूस्ट चार्जिंग को हम फास्ट चार्जिंग कहते हैं। क्या है साथियों? बूस्ट चार्जिंग को फास्ट चार्जिंग कहते हैं और ये फास्ट चार्जिंग का मतलब होता है उच्च धारा। क्या होता है साथियों? उच्च धारा पर आवेशन। क्या होता है? उच्च धारा पर आवेशन। हालांकि बैटरी का लाइफ इसमें ख़त्म हो जाता है। याद रखिएगा साथियों, ये कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड है, जिसमें वोल्टेज तो कांस्टेंट होती है लेकिन करंट अचानक से तेज़ी से बढ़ती है। तो इसमें कांस्टेंट करंट से इसमें चार्जिंग का समय सीधा आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा हो जाता है। मतलब कम समय के लिए उच्च धारा पर चार्जिंग आपकी क्या कहलाती है? बूस्ट चार्जिंग कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिचर्चा और अभी तक में मैंने जितने भी टेस्ट आपके बीच किए हैं वो सारे टेस्ट को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं और इन टेस्टों के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने मिनिमम स्कोर को पाने में एकदम सक्षम हो जाएंगे। जितने भी बच्चों ने हमसे पूछा है कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट हमारा एक एप्लीकेशन है जिस पर PDF मिलेगा और उससे संबंधित कोई भी मदद आपको अगर चाहिए तो 7079212121 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी करेंगे तो आपको ज़रूर मदद पहुँचाई जाएगी। प्रिंटेबल PDF भी आप निकाल सकते हैं और टेस्ट को दीजिए। अपने आप पर भरोसा रखिए, मुझे विश्वास है कि सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आप सबके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।